ये जो नाम रखा आपने राजेश मसाला, आपका भी नाम राजेश है, आपने खुद के नाम पर ही अपनी कंपनी रखी, इसकी क्या वजह है? अब आज राजेश मसाला ब्रांड हिंदुस्तान में तीसरे नंबर का ब्रांड बना। शुरुआत तो कैसे हुई राजेश मसाला की? मेरे रबड़ की तरह व्यापार बना, एक किचन से दूसरे किचन, दूसरे से चौथे, चौथे से 8वें, 8वें से 16, ऐसे ऐसे ये बढ़ता गया है कि मैं 2 लाख का लोन 2 लाख के सीसी के बाद आज तक किसी बैंक में कर्ज और सीसी के लिए कभी खड़ा नहीं हुआ। लेकिन आपका ये राजेश मसाला 29 वर्षों में देश की टॉप 3 कंपनी बन गई, क्या खासियत है आखिर इसमें? ये सब मसाले जो है वो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले तत्व। तो लोग क्यों कहते हैं कि मसाला युक्त सब्जी नहीं खाना है? मैंने अपने छोटी सी जीवन में गरीबी भी देखा और आज अमीरी भी देख रहे हैं, सफलता को भी आप देख रहे हैं। कौन सा जीवन ज़्यादा अच्छा और सहज सरल आपको लगता है? सबसे पहले तो आदमी को हमेशा मस्ती में रहना चाहिए। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, और जिसने जिसने की दगा उनके घर जाके देखो। कोरोना काल में 2 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में सबसे पहले राजेश मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड ने दिया। सर, एक बात समझ नहीं आई कि उद्योगपति हो या बिजनेसमैन हो, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कंजूस होते हैं, कहीं भी पैसा खर्च करते हैं तो उसका फ़ायदा नुकसान बहुत देखते हैं। कल मेरी मृत्यु होगी, मेरा पुनर्जन्म हो सकता है उसी परिवार में हो जिसको मैंने अभाव में तड़पते हुए छोड़ के हमने उसकी मदद नहीं की। तो मैं इस बेस पे चलता हूँ कि जितना बन पटे उतना सदुपयोग करो, धन की सदगति करते रहो, और धन की सदगति से आपका भी कल्याण है, आपके परिवार का भी कल्याण है, समाज का कल्याण है, राष्ट्र का भी कल्याण है। पैसा जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है या खुशी? मैं पहला जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ जिसके घर पे जिला पंचायत अध्यक्ष का बोर्ड नहीं लगा, जिसके गाड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष का बोर्ड नहीं लगा। मैं इसको अपना कुछ नहीं मानता हूँ। मैंने कहा ना कि जब तक प्राण है तभी तक ये सब माया है। कभी मन नहीं करता कि इतना धन है, चौपर ले लें, घोड़ा ले लें, दबदबा है, दबदबा था, बना रहेगा वाली रील में बढ़िया? मैं अपने उस दिन को याद करता हूँ जब मेरे पास एक टूटी साइकिल हुआ करती थी, उसको याद करके तब अपनी लैंड क्रूजर पे, मर्सिडीज पे बैठता हूँ तो मुझको आनंद का अनुभव होता है। मुझे किसी दवा और बिना किसी नशे की अच्छी नींद आ जाती। दौलत और शोहरत वालों से मिलिए, जब तक वो पूरा दिल भर के जाम न छलका लें, दवा न ले लें, उनको नींद नहीं आती, मैं सौभाग्यशाली। लोगों ने कहा नहीं है वो 27 में विधायक बनने वाले हैं, क्या ऐसा मूड है कुछ 27 में विधायक बनेंगे तो अमेठी सदर में क्या बदलाव करेंगे? आप भाजपा से हैं इस वक्त, लेकिन क्या ये सच है कि कभी चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव जी और उन्होंने आपको फ़ोन किया था और आप उनके फ़ोन पर गए थे, फिर समाजवादी ज्वाइन किया? 2007 की बात, मैंने स्मृति ईरानी को सपोर्ट किया और उस समय का रोड शो जो पूरे देश में चर्चा हुआ नितिन गडकरी का, वह रोड शो मैंने मैनेज किया था। यदि हमारा कोई भी युवा देश का सफल बनना चाहता हो या बिजनेस लाइन में आना चाह रहा हो या स्टार्टअप कर रहा हो, तो ऐसी कौन सी एक गलती है जो उसे कतई नहीं करनी चाहिए? आपका सर फेवरेट खाना क्या है? सर, अगर कभी आप हैं किचन में और संयोग से वहाँ पे राजेश मसाला का डिब्बा नहीं है किचन में, तब आप कौन सा मसाला यूज़ करेंगे? उसी जगह पर कोई दूसरा मसाला रखा है या कई मसाला रखे हैं, तो कौन सा मसाला यूज़ करेंगे? सर, अगर राजनीति और बिजनेस में से किसी एक को आपको चुनना होगा तो क्या चुनेंगे? सर, अगर देश का पीएम या प्रदेश का सीएम आपको बना दिया जाए तो आप सबसे पहले किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? सर, आप सबसे ज़्यादा अपने जीवन में खुश कब हुए थे? सर, कोई एक बड़ी कमी जो आपको खलती हो हमेशा आपके बिजनेस में? आपका कंपटीशन किससे? कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। पता है यह कहावत किनके लिए बनी है? आज हम जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, यह कहावत उन्हीं के लिए बनी है और उन्हीं के जैसे लोगों के लिए ही बनी है। उन्होंने सच में आसमान में सुराग कर दिया। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम अमन त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। आज के इस खास पॉडकास्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आप चौंक जाएंगे और जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज से ही डट जाएंगे। बहुत ही मेहनत संघर्ष की यह कहानी है। सफ़र शुरू होता है 1997 से। एक युवा जो एक छोटी सी चक्की जो अपने घर में ला करके मसाला पीसने का काम शुरू करता है और उसे पॉलीथीन में पैक करके फिर मोमबत्ती के सहारे उसको सील करके खुद ही दुकान दुकान जाकर मसाले को बेचने का काम वह शुरू करते हैं, इस उम्मीद आशा से कि शायद यह मसाला लोगों को पसंद आए और लोग इसको इस्तेमाल करें। लेकिन वही युवा आज लगभग 1500 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी के डायरेक्टर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ
राजेश मसाला के डायरेक्टर राजेश कुमार अग्रहरी जी की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपको और आपके चैनल उत्तर प्रदेश लाइव को। सर, मैं अपने प्रश्नों की झड़ी लगाऊं आपके सामने, उससे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि मेहनत हर कोई करता है, सफल हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता किसी किसी को ही हाथ लगती है, ऐसा क्यों होता है? दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी, ये चार ऐसे स्तंभ हैं जो इसको मजबूती से पकड़े रहेगा ईमानदारी के साथ, उसको कभी फेल नहीं होना है। और परमात्मा उसको सपोर्ट भी करते हैं, और जिस पे परमात्मा की कृपा होती है, ये निश्चित मानिए कि समाज में वो एक्सेप्ट किया गया है। मैं फ्लैशबैक में जाऊं, आपके 29 साल पहले संघर्ष के दिनों में जाऊं, उससे पहले यह जानना चाहूँगा कि आज आप जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं वह 1,500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करती है। आज आप मौजूदा अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपकी पत्नी 3 बार से नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, आप हर क्षेत्र में संपन्न हैं, हर तरह से मजबूत हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी कहीं कोई कमी है आपके जीवन में? देखिए, कमी नहीं, उसको कमी नहीं कह सकते हैं, उसको निरंतर विकास की ओर बढ़ते कदम कह सकते हैं। आदमी जहाँ पे खड़ा होता है उसके आगे का रास्ता उसको दिखता है, और यही जीवन है। हमेशा आदमी अपूर्ण है, कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो मैं भी उसी श्रेणी में हूँ। आपने जब ये शुरुआत की राजेश मसाला की, जी। तो आपने सबसे पहले ये जो नाम रखा आपने राजेश, और आपका भी नाम राजेश है, तो लोग जो है प्रायः हम देखते हैं कि अपने पूर्वजों के नाम पर, भगवान के नाम पर, बच्चों के नाम पर, आपने खुद के नाम पर ही अपनी कंपनी रखी, इसकी क्या वजह है? मेरे पिताजी अशिक्षित थे, ये उनकी डिमेरिट नहीं थी जी। उनकी मेरिट है कि मैं उनसे तैयार हुआ, लेकिन वो अशिक्षित होने के कारण वो सेल टैक्स, इनकम टैक्स के झंझावों से दूर भगे। अच्छा। जब मैंने ये मन बनाया कि हम पैकेट बंद करके, सील बंद करके बेचेंगे, तो पिताजी ने कहा मेरे नाम पे मत करियो, और हम बुढ़ौती में थाना, तहसील, कचहरी के चक्कर नहीं लगाएंगे। तो मुझको मेरे माता पिता ने पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएट किया था, मैंने उन्हीं के मार्गदर्शन में अपने नाम पर राजेश मसाला का रजिस्ट्रेशन कराया। अब आज राजेश मसाला ब्रांड हिंदुस्तान में 3रे नंबर का ब्रांड बना। शुरुआत कैसे हुई राजेश मसाला की? मेरे यहाँ मजदूरी पिसाई होती थी, 16 इंची की चक्की, 10 आंसू और में, उसी में दिन भर हम मजदूरी पे पिसाई करते थे पिताजी के साथ। और 3 बीघे मेरे पास खेती थी, उसी किसानी से हमारा परिवार चलता था। तो मजदूरी पिसाई करते करते अभाव आविष्कार की जननी होती है, धन की चाहत थी, तो और कहीं से धन आ नहीं सकता था। जी। तो उसी में मसाला पीस पीस करके, मोमबत्ती और ढेबरी जिसको चिमनी कहते हैं, उससे पैक करके मैं जो स्कूल का हाफ आवर होता था उसमें मैं जाके गांव देहात में, बाजारों में, होटलों में बेचता था, और स्वाद और गुणवत्ता के आधार पर फिर रबड़ की तरह व्यापार बढ़ा, और आज हम 12 स्टेट में लीडिंग ब्रांड के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा ऑर्डर आपको कब मिला और उस वक्त रिएक्शन क्या थे आपका? ऑर्डर हमको कभी नहीं मिला। 97 में हमने 2 लाख का लोन लिया, 2 लाख की सीसी ली, और डे 1 से ऑर्डर उस तरह मुझको नहीं मिला कि फला स्टेट से आ गया, इतना टन माल भेजो। हमारा जो ऑर्डर बढ़ा है वो लोगों की पसंद पे बढ़ा है। एक किचन से दूसरे किचन, दूसरे से चौथे, चौथे से 8वें, 8वें से 16, ऐसे ऐसे ये बढ़ता गया है, और निरंतर विकास के पथ पर चलते जाने का नाम ही राजेश मसाला। क्या बात है। आपके इस पूरे 29 वर्ष के सफ़र में क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा, या कहीं नुकसान हो रहा है, या अब हमको अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए? नहीं, ये तो मुझको कभी नहीं महसूस हुआ। उसका रीज़न है कि मैं 2 लाख का लोन, 2 लाख के सीसी के बाद आज तक किसी बैंक में कर्ज और सीसी के लिए कभी खड़ा नहीं हुआ। तो उसका कारण है कि हमारा उत्पाद जो है वो ऑन डिमांड बिकता है, एडवांस पेमेंट पे। क्या और मुझे मार्केट से एडवांस पेमेंट आता है, तब मैं माल बेचता हूँ। तो इसलिए हमको कभी धन की कमी नहीं आई, और यह व्यापार गुणात्मक हर तीसरे महीने हमारी सेल ग्रोथ कर जाती है, और निरंतर ग्रोथ कर रही है, और हम लोगों का टारगेट है कि 5 साल के अंदर नंबर 1 बने। मसाला आज से नहीं, बाज़ारों में आपकी शुरुआत से भी बहुत पहले से लोग अच्छी अच्छी ब्रांड हैं, अनेक मसाला की कंपनियां हैं, लेकिन आपका ये राजेश मसाला 29 वर्षों में इतनी बड़ी अचीवमेंट को, जो देश की टॉप 3 कंपनी बन गई, क्या खासियत है आखिर इसमें?
मसाले की 3 खूबियां होती हैं, जी स्वाद, सुगंध और तैयार पकवान की खूबसूरती, उसका कलर। जी और ये तीनों जब तक कंपाउंड में नहीं आएगा तब तक पसंद आप नहीं बनोगे। इन तीनों को तालमेल को बैठा लेना ही मसाले की क्वालिटी गुणवत्ता मानी जाती है। और ये बैठाने में मुझे अपने घर परिवार इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिला। मैं कोई भी चीज़ जब नया मार्केट में लॉन्च करता हूँ तो उसके पहले कम से कम 1000 किचन से वो घूम करके उसकी फीडबैक आती है, तब उसको मैं मार्केट में लॉन्च करता हूँ। और एक मेरा और ध्येय है कि जो चीज़ मैं खुद प्रोडक्शन नहीं करता हूँ उस पर अपना लेबल नहीं लगाता हूँ, जो आजकल मार्केट में एक चलन चला है बिल्कुल। कि फैक्ट्री नहीं है लेकिन ब्रांड का लेबल लग के वो कहीं से बना आके मार्केट में बिक रहा है। ये काम मैं नहीं करता हूँ। जब आपने शुरुआत की थी तब आपके पास छोटा काम था, जी आप अपने हाथों से वो मिश्रण करते थे, वो फार्मूला तैयार करते थे, लेकिन आज आपकी 1000 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर की कंपनी है, बहुत काम है। तो आज वो मिश्रण, वो फार्मूला कौन तैयार करता है? आज भी मैं ही करता हूँ। अब उसका टेक्निक चेंज हो गई है। सुबह के 5 से 7 2 घंटे का समय मेरा कंपाउंड मिलाने की होता है और मैं नित्य प्रतिदिन करता हूँ। आज भी आप आज मिलाते हैं? भी मैं करता हूँ और टनों मसाला का कंपाउंड रोज तैयार करता हूँ। तो ये क्यों करते हैं कि कोई आपका सीक्रेट हाँ, वही हमारा सीक्रेट है, अच्छा, वही हमारी गुणवत्ता है। वो आज तक आपने अपने हाथ में रखा है। हाँ, स्वाद, कलर, फ्लेवर, ये तीनों पे जो हमारी मजबूत पकड़ है, इसका श्रेय इसी को जाता है। कि ये फार्मूला आपके अलावा आपके घर परिवार, आपके कर्मचारी, किसी को पता है? नहीं, ये किसी को नहीं पता है, केवल आपको पता है। मुझे पता है और निश्चित है मेरे बाद मेरे आने वाली पीढ़ी को पता होगा। ये हर एक उसका सीक्रेट होता है और कोई मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। पेप्सी कोला थम्स अप का फार्मूला कोई आज तक पाया नहीं पाया, तो राजेश मसाला का भी फार्मूला वो हमारे घर तक ही। तो ये फार्मूला आपको कहाँ से मिला? ये फार्मूला निरंतर अपनी कमी को ढूंढते रहने के कारण मिला। मैंने जब कभी किसी को दिया अपना कंपाउंड टेस्ट करने के लिए तो अपनी अच्छाई नहीं पूछी, उससे अपनी बुराई पूछी। बुराई को हटाते 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 अच्छाई बची, वही अच्छाई है राजेश मसाला। तो लोग कहते हैं आज का जो जमाना है वो चाटुकारों का है, तो कई बार तो लोग आपको खुश करने के लिए बोल देते होंगे, नहीं गजब का स्वाद है, बहुत अच्छा मसाला है, फिर तो मिसगाइड हो जाते होंगे। नहीं, मैं 1000 घरों में जब करता हूँ तो सब ऐसे नहीं होते हैं, और जो वो बताते हैं उस पर मैं खुद भी आत्मचिंतन करता हूँ। मुझको भी परमात्मा ने जबान दिया है, टेस्ट दिया है, मैं खुद भी टेस्ट करता हूँ। अच्छा, जान जाते हैं आप कि ये हमको खुश करने के लिए बोल रहा है या? हाँ, ये सब मालूम पड़ जाता है साहब। ये हम लोग उनको ज़्यादा दिक्कत होती है पहचान करने में जिनको विरासत में मिलती है। जी हमको विरासत में नहीं मिली, हमें बड़े कठिन परिश्रम और तपोबल से मिला है ये सब। सर, कितने वर्ष के हो गए आप? 56। सर, आप तो 56 वर्ष के हैं, फिर भी आपके चेहरे में वो तेज, बॉडी एकदम फिट, और इतना बड़ा अंपायर का सर पे बोझ कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैं बोझ लेता ही नहीं, मैं तो अपना काम करता हूँ। सुबह उठता हूँ, अपनी ड्यूटी करता हूँ, और जो शाम हो जाता है तो उसके बाद व्यापार की कोई बात नहीं करता हूँ। अच्छा, घर परिवार और अपने इष्ट मित्रों के साथ बैठ के गप सड़ाका करता हूँ, और रात में सो जाता हूँ, सुबह फिर अपने काम पे लग जाता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जब आप अपने फार्मूले को मतलब मिक्स कर रहे हैं मसाले को, तो कोई कर्मचारी ने चोरी करने का प्रयास किया हो या कोई ऑफर दिया हो कि आप मुझे फार्मूला अपना बेच दो, हम इतना लाख इतना करोड़ दे देंगे, कभी ऐसा? नहीं, एक बार प्रोडक्ट खरीदने की बात आई थी, अब नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत देश के बड़े प्रतिष्ठित घराने हैं, मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया। तब मेरा इतना बड़ा वो भी नहीं था, व्यवसायिक साम्राज्य मतलब नेटवर्क भी नहीं था, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस ब्रांड को बनाने में मैंने अपने जीवन का जो सबसे प्राइम टाइम होता है वो दिया है। तो मैं अपने ब्रांड से बहुत प्यार और मोहब्बत करता हूँ, इसी ब्रांड की बदौलत लोग मुझको जानते हैं। कभी किसी कर्मचारी ने चोरी करने का प्रयास किया? वो कर ही नहीं सकता, कोई चुपके से देख रहा हो या? वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कि मैं जहाँ मिलाता हूँ उसकी क्राइटेरिया वहाँ कोई रहेगा नहीं, और चुपके से देखेगा भी तो वो कुछ कर नहीं पाएगा इसमें। अपने पत्नी बच्चों को भी नहीं बताया? नहीं, बच्चों के है, बच्चे हमारे साथ रहते हैं, बच्चों को है। अच्छा, बच्चे से। एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी जानना चाहूँगा कि आज के समय में लोग मसाला से बहुत बचना चाहते हैं, कहते हैं मसाला युक्त सब्जी नहीं खाएंगे, एसिडिटी बनाएगी और तमाम तरह के शरीर में दिक्कतें पैदा करेगी, तो मसाला से बहुत लोग तेज़ी से बचना चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे, मसाला कितना नुकसानदायक है या लाभदायक है, क्या कहेंगे? मसाला बहुत ही लाभदायक है, उसका मात्रा सही अनुपात होना चाहिए। मसाला क्या है? मसाला भिन्न भिन्न मसालों का मिला हुआ एक मिश्रण है। काली मिर्च आप बताइए, हल्दी बताइए, अजवाइन, जीरा, सौंफ, दालचीनी, तेज पत्ता,
ये सब मसाले जो है वो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले तत्व हैं। तो लोग क्यों कहते हैं कि मसाला युक्त सब्जी नहीं खाना है? अब एक होता है खाम खा, कुछ ना कुछ कहना तो कह दो, खाम खा है और मसाला। हलवाई बताइए, खाना से बहुत बचते हैं लोग। आप बताइए हमें, जब कोरोना काल आया था इसी मसाले ने 140 करोड़ आबादी को लाइफलाइन दिया था। हल्दी काली मिर्च के काढ़ा ने, आप जब जाते रहे होंगे कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ तो आपको काढ़े दिया जाता रहा, चाय हट गई थी टेबल से, बिल्कुल है ना। ये काढ़ा काहे का था? काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी, बड़ी पीपर, सौंठ, इसी काढ़े को पी पी करके हम कोरोना को डंडा मार के बाहर कर दिए। हमारे यहाँ वो महामारी नहीं हुई। आप एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में गरीबी भी देखा और आज अमीरी भी देख रहे हैं, सफलता को भी आप देख रहे हैं। कौन सा जीवन ज़्यादा अच्छा और सहज सरल आपको लगता है? सबसे पहले तो आदमी को हमेशा मस्ती में रहना चाहिए। ये जीवन जो मिला है एक एक क्षण का, वो पूरे आनंद के साथ जीना चाहिए। अगर कहीं हमारे विपरीत कुछ हो रहा है तो उसको भी महसूस करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और उससे निकलने के लिए पूरी ताकत से मुकाबला करना चाहिए। तो आप कभी क्या बात, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आज तो आपके साथ हज़ारों लोग हैं, पैसा है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन जब आपका संघर्ष का दिन था तब कोई एक ऐसी स्टोरी बताइए ना जब आपको लगा हो, वो दिन कभी नहीं भूलता हो आपका, वो संघर्ष का दिन, जो हमारे अन्य दर्शकों को भी उससे सीख मिले, जब आपको लगा हो कि नहीं वो मतलब मेरे जीवन का वो सबसे कठिन पल था, संघर्ष वाला था। देखिए, जब हमारा मैं अपने व्यवसाय से जोड़ के देख रहा हूँ जी, और तो हर क्षेत्र में संघर्ष मिला है, बिल्कुल बिल्कुल। हर क्षेत्र में चुनौती मिलती है। लेकिन जिस समय हमने व्यापार शुरू किया था उस समय एक खाने पीने की चीज़ पे छपा होता था डेट ऑफ एक्सपायरी। बिल्कुल फिर पीएफओ एक्ट के तहत उस शब्दावली को चेंज करके आया बेस्ट बिफोर अप टू। उस समय मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, जी तो मेरा जितना डेट ऑफ एक्सपायरी का माल मार्केट में था, जी, हमारे कम्पिटिटिव ब्रांड ने उन सब को इकट्ठा कर करके हमारी सैंपलिंग करवाई और हमारे ऊपर 28 से ज़्यादा मुकदमे हो गए और वो सब फेल होना था, क्योंकि बेस्ट बिफोर अप टू की शब्दावली आ गई थी। बिल्कुल और कानून की भाषा में आपको सिखाने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। जी। जो अमेंडमेंट हो रहा है वो जानकारी करना आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं किए तो जुर्म के भागीदार आप। बिल्कुल। तो उस समय हमको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और मुझे इतने मुकदमे झेलने पड़े। लेकिन आज हमारे पास देश की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की खुद की लैब है और तकनीशियन है और कानून के जानकार हैं, उनकी पोस्ट का सृजन है। अब आज हमको उन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं अपनी आने वाली पीढ़ी, जो नए उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप जिनका हो रहा है, मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि ऐसी दुश्वारियाँ और मुसीबतें जो आएँ तो उनसे कभी परेशान हैरान होकर के गलत कदम मत उठाना, गलत रास्ते पर मत जाना, लड़ते रहना और लड़ते रहने के आगे जो मंजिल आएगी वो आपकी होगी, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा। क्या बात है। तो कैसे उभरे आप 28 मुकदमों से, और ये जो मीडिया में भी चला होगा तमाम तरह के? अच्छे अधिकारियों को सहयोग मिला, अच्छे लोगों ने हमारी परेशानी मुसीबत को समझा, तो उसी हिसाब से हमें कानूनी दुश्वारियों का सामना करते हुए अपने सहयोगियों के सहयोग से मैं उन सब पे फतह अभी उन पाते हुए, मुकदमों का क्या है? तो सब मुकदमे खत्म हो गए। किसी 5,000 जुर्माना, किसी पे 10,000 जुर्माना, जो जैसा मजिस्ट्रेट ने, जज ने फील किया कि ये इनोसेंट है, ठीक है, तो कम से कम हमारे ऊपर अर्थदंड हुआ, हम उसको करते हुए पार हो गए। अब आज हम पूरी तरीके से सरकारी मानक गुणवत्ता के आधार पे हमारे पास सारे साधन संसाधन हैं और मैं मार्केट में, वर्ल्ड क्लास मार्केट में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हूँ। बिजनेस में जब कंपटीशन होता है, तो जैसे आपने बताया कि आपके साथ हुआ, तो क्या आपने भी अपने कंपटीशन वाली कोई कंपनी के साथ कुछ ऐसा दिमाग लगाया, कुछ ऐसा प्लानिंग की कि वो नीचे हो जाए या कुछ उसमें समस्या आ जाए? दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, और जिसने जिसने की दगा उनके घर जाके देखो। आज मैं 3,000 से नंबर के नीचे से स्टार्ट करने वाला आदमी तीसरे नंबर पर पहुंचा हूं, तो अपनी ईमानदारी, कर्मठता और परमात्मा की कृपा और समाज का सहयोग और आशीर्वाद से ही मैं इस जगह बैठा हूँ। व्यापार में भी सफल हूँ, पॉलिटिकल में भी सफल हूँ, जिले का प्रथम व्यक्ति हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। पत्नी मेरी लगातार 3 बार चेयरमैन रही
और सत्तारूढ़ दलों की जमानत जब्त करते हुए निर्दलीय चेयरमैन भी 2007 से 22 तक। 22 में जब ये सीट रिजर्व हो गई तो हमारी पार्टी ने मुझको कैंडिडेट को जिताने का जिम्मा दिया। मैं नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने उस कैंडिडेट का हाथ पकड़ करके उसको बड़े अंतर वोट ऑफ मार्जिन से जिताया। कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। 2007 में आपकी पत्नी राजनीति क्षेत्र में आती हैं और निर्दल चुनाव लड़ती हैं। वो जो डिसीजन था वो आपने क्यों लिया? देखिए, उस समय कुछ ऐसी राजनीतिक परिदृश्य होता है ना कि हर जगह पे कंपटीशन होता है। हम्म। आप बढ़ रहे हैं तो आपको कोई खींच के पीछे करना चाहता है, कोई पैर में लंगी मार के गिरा के बढ़ना चाहता है, कोई आपको धक्का दे के पीछे करना चाहता है। तो उसी तरह राजनीति में भी होता है। तो मैं 2002 में मैं लड़ा था बीजेपी से चेयरमैन के चुनाव स्वयं। उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि मुझको 135 वोट से हार का सामना करना पड़ा। उस समय मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी। अच्छा। उसके बाद फिर 2007 आया तो हमारी पार्टी के लोगों ने कहा कि आप लड़ने योग्य नहीं हो, आप नहीं लड़ेंगे। तो मैंने कहा हमको सभासद दे दीजिए। तो कहे नहीं, सभासद भी आप नहीं जीत पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। उस समय मेरी नई सोच, नई उमंग थी। मैं हूँ तो स्वयंसेवक जी। तो, लेकिन जब मुझको नकार दिया गया, मैं अपने घर पे आया तो कम से कम 3000 लोगों ने मेरा घर घेर लिया, समर्थकों ने। अब जहाँ 12,000 वोटे हैं और 3000 लोग घर पे आ गए। बिल्कुल। कहे भैया लड़ना तो आप ही को है। तो हमने कहा चलो। फिर मैं निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस से उस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, कांग्रेस की सेंटर में सरकार थी जी। प्रदेश में। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो सपा का कैंडिडेट यहाँ था, कांग्रेस का कैंडिडेट था और बसपा की उस समय तूती बोलती थी। यहाँ दलित आबादी भी 25%। अच्छा। दलित कैंडिडेट व्यापारी है जो बसपा कैंडिडेट भी था। उस चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक एक वार्ड में जातीय आधार पे, अगर ब्राह्मण था तो वहाँ प्रमोद तिवारी बैठ गए, छत्री जहाँ थे वहाँ महाराज संजय सिंह और ममता सिंह लग गई, जो कुर्मी था वहाँ रामपूजन पटेल आगे बैठ गए, जो मुसलमान था वहाँ मुईद अहमद और एक राजपाल हुआ करते थे जायज के वारसी साहब, वो आके बैठ गए। तो बड़ा रस्साकसी वाला चुनाव हुआ। और जब रिजल्ट आया तो पत्नी हमारी 49 वोट से लीड किया और चारों राष्ट्रीय पार्टियों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस को मात्र 3% वोट मिला था। क्या बात है। और उसका रीजन आप जानते हैं क्या है? क्या? मैंने आपसे बताया मैं व्यवसायी धर्म का पालन करता हूँ। तो व्यवसायी धर्म क्या है? खूब मेहनत से कमाओ, सरकार को राजस्व दो, जो प्रॉफिट बचे उसका एक अंश जिस सोसाइटी में काम कर रहे हो वहाँ के लिए खर्च करो। वो काम मैं डे 1 से कर रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जनपद में जहाँ आज बैठे हैं, कोरोना काल में 2 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में सबसे पहले राजेश मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड ने दिया। 30 लाख रुपया उस समय स्वास्थ्य विभाग को दिया। क्या बात। ऑक्सीजन प्लांट जो जिला में लगा है, जर्मनी से एयरलिफ्ट करा करके 85 लाख रुपए का हमने लगवाया। उसके बाद इसी राजेश मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड से, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, हेल्थ एटीएम, एक्सरा मशीन, 2 क्रिटिकल एम्बुलेंस चलवाता हूँ। साल में 8 से 10 करोड़ रुपया अपने लाभांश से, टैक्स पे पैसे से मैं उस सोसाइटी में पूरी ईमानदारी से खर्च करता हूँ। अभी हमने बेटे की शादी की तो 101 बिना माँ बाप की बच्चियों को हमने गोद लिया और प्रत्येक कन्या को 1,51,51,000 का आर्थिक अनुदान दिया कि तुम इस पैसे से अपने घर पे खूब धूमधाम से शादी करो। और उन 101 कन्याओं को पूरे भविष्य में अभिभावक के रूप में हमने अपनी जिम्मेदारी को संभाला। किस बेस पे संभाला हूँ? इसी उद्यम के बेस पे। अगर मेरे हाथ में व्यापार है तभी मैं ये सब कर पाऊंगा। और सरकार और नेता और विधायक सांसद क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना, वो सरकारी स्रोत से करते हैं। हमारे पास खुद का स्रोत है, हम खुद के स्रोत से अपने लोगों को, समाज को संरक्षित करने के लिए जो कर सकते हैं वो ईमानदारी से करते हैं। सर एक बात समझ नहीं आई कि उद्योगपति हो या बिजनेसमैन हो, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कंजूस होते हैं, कहीं भी पैसा खर्च करते हैं तो उसका फ़ायदा नुकसान बहुत देखते हैं। लेकिन आपने बताया कि आप फर्स्ट डे से आप 25% अपने धन का चैरिटी करते हैं, मदद करते हैं। कुल धन का नहीं, लाभांश का, प्रतिवर्ष लाभांश का करता हूँ। हाँ, जो आप देखिए ऐसा इसलिए करता हूँ, मैंने अभाव देखा है। जब मेरे सामने कोई बूढ़ी माँ, कोई बहन अपने पति, अपने बेटे के साथ आके उपस्थित होती है, उसकी आंख में जब बेबसी के आंसू तैरते हुए मैं देखता हूँ तो मुझे अपना भी दिन याद आता है कि जब मेरे पास धन नहीं होता था
तब मेरे माता पिता मेरे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस तरह बेबस हो रहे थे। तो कभी ये दिमाग में नहीं आता कि जो पैसा हम दे रहे हैं उसी को हम अपने बिजनेस में लगा करके टॉप 3 से टॉप 1 में पहुंच जाएं? कितना चाहिए पैसा आपको खाने के लिए, पहनने के लिए, कितना चाहिए उसका हमने सब एक डायग्राम बना रखा। लाभांश का जितना हमारा लाभांश होता है 50% मैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लगा देता हूँ, 25% पारिवारिक की ज़रूरतों के लिए लगा देता हूँ। जो 25% बचता है उसको मेरा ये दायित्व बनता है कि जिस सोसाइटी में रह के मैं व्यापार कर रहा हूँ वहाँ के लोगों की भलाई के लिए लगे। लेकिन लोग कहते हैं कि इच्छाएं कभी भरती नहीं है, भूख बढ़ती जाती है। आपका जो 50% इधर उधर जा रहा है ये भी आप अपने बिजनेस में लगा के तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसा ख्याल आता है कभी? नहीं, मैं धार्मिक हूँ, मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, गीता पे विश्वास करता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये शरीर जो है नश्वर और आपकी आत्मा अजर अमर है। आज यहाँ जन्म है, ये जो एम्पायर और जो ये आप देख रहे हैं जी, ये 30 साल का स्वप्न है। 30 साल में ये सब खड़ा हुआ है, 29 साल में। कल मेरी मृत्यु होगी, मेरा पुनर्जन्म हो सकता है उसी परिवार में हो जिसको मैंने अभाव में तड़पते हुए छोड़ के हमने उसकी मदद नहीं की। तो मैं इस बेस पे चलता हूँ कि जितना बन पटे उतना सदुपयोग करो, धन की सदगति करते रहो और धन की सदगति से आपका भी कल्याण है, आपके परिवार का भी कल्याण है, समाज का कल्याण है, राष्ट्र का भी कल्याण है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बुरे दिन भी देखे, आज शिखर में हैं, आप अच्छे दिन भी देख रहे हैं। पैसा जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है या खुशी? नहीं, पैसा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कह सकते। खुशी पैसे से अगर खुशी होती तो दुनिया के 10 टॉप रईसों के बेटे भी आत्महत्या कर लेते। IAS ट्रेनिंग करने वाले लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो अगर पैसा और सफलता खुशी का पैमाना होता तो ये सब क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? ऐसा नहीं। मेरा अपना मानना है, आप संस्कारी बनो, धार्मिक रहो। धार्मिक होने का मतलब ये थोड़ा है कि हम दूसरे धर्म के लोगों के साथ घृणा करें। धार्मिक होने का मतलब जो धर्म हमने धारण किया है उसकी मूल पे कायम रहें और नर सेवा नारायण सेवा पे आगे बढ़ते रहें। आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। आप मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने सरकारी जो धन मिलता है आपके लिए, अब उसका 1 भी रुपया खर्च नहीं करते। क्या करते हो? 75 जनपद में 75 जिला पंचायत हैं, उसमें अमेठी एक ऐसी जिला पंचायत है जिसके जिला पंचायत अध्यक्ष के मद में ना तो गाड़ी का खर्चा है। मैंने इनोवा नहीं खरीदी 36 लाख रुपए की। अच्छा, मिलता है? हाँ, मिलता है। मैं डीजल नहीं लेता हूँ, जब गाड़ी नहीं खरीदी डीजल नहीं लेता हूँ। ड्राइवर नहीं है मेरे पास, सटदली नहीं है। सारी चीज़ों को मैंने एफिडेविट बना के दे दिया कि ये सारे पैसे जिला पंचायत के मद में जाए। ऐसा अगर मैं 2 लाख रुपया महीना खर्च करूं तो 12 महीने में कितना हुआ? 24 लाख। 5 साल में 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख में हम कम से कम 12 गांवों का संपर्क मार्ग बनवा देंगे। और मैं ऐसा इसलिए, और सुनो, मैं पहला जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ जिसके घर पे जिला पंचायत अध्यक्ष का बोर्ड नहीं लगा, जिसके गाड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष का बोर्ड नहीं लगा। मैं इसको अपना कुछ नहीं मानता हूँ। मैंने कहा ना कि जब तक प्राण है तभी तक ये सब माया है, प्राण जाने के बाद कुछ नहीं। तो अगर जिला पंचायत अध्यक्ष ना रहे तो पूर्व लिखाने में क्या हमको दिमाग में बल आएगा ना कि पूर्व साला लिख रहा है क्यों? तो इसलिए मैंने कुछ लिखाया नहीं ना कुछ लिया। जो जब तक है उसके दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। लोग मुझे राजेश मसाला के नाम से जानते हैं, जब तक जीवित रहूंगा उसे जाना जाऊंगा। कभी मन नहीं करता कि इतना धन है, चौपर ले लें, घोड़ा ले लें, दबदबा है, दबदबा था बना रहेगा वाली रील में बढ़िया? नहीं, चापर तो नहीं है हमारे पास, घोड़ा भी है, गाय भी है, भैंस भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं उस पर जब बैठता हूँ तो बैठने के पहले मैं अपने उस दिन को याद करता हूँ जब मेरे पास एक टूटी साइकिल हुआ करती थी। उसको याद करके तब अपनी लैंड क्रूजर पे, मर्सिडीज पे बैठता हूँ तो मुझको आनंद का अनुभव होता है। और एक चीज़ का और आनंद आता है, 1 पैसे का कोई गलत रास्ते का कमाया गया धन इसमें नहीं लगा, सब खून पसीने पुरुषार्थ का लगा। आप तो एक ऐसी शख्सियत हैं कि मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि आप जैसे का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। आपने अपने जीवन में टूटी साइकिल को भी देखा, उसमें से भी आपने यात्रा की और आज आप लग्जरी कारों से चलते हैं, और वो भी अपने बलबूते पर कमाया था। आपको पूर्वजों से इस तरह का कुछ नहीं मिला। कैसा महसूस करते हैं जब रात में आप कभी अकेले रहते हैं तो क्या महसूस करते हैं? मुझे किसी दवा और बिना किसी नशे की अच्छी नींद आ जाती। क्या बात है! अब इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? आप दौलत और शोहरत वालों से मिलिए, जब तक वो पूरा दिल भर के
जाम ना छलका लें, दवा ना ले लें, उनको नींद नहीं आती, मैं सौभाग्यशाली। आप मानते हैं कि सफलता के पीछे संघर्ष के साथ साथ कुछ लक टाइप की भी कोई चीज़ होती है? जो लक होता है ना, हम्म, वो आपके कर्मों से आता है, मेरा अपना मानना है। जब आप सत्कर्म करते हैं, किसी के दिल को नहीं दुखाते हैं, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते, आर्थिक लाभ के लिए किसी के का शोषण नहीं करते, तो परमात्मा आपके हाथ को पकड़ के आगे चलता है। आप 2 कदम रखते हो तो 20 कदम पे आपके पैर पड़ते हैं, वो परमात्मा अपने हाथ से ले जाके डाल देता है, मेरा अपना मानना है। और मैं इसको रोज अनुभव करता हूँ। नहीं, मेरी क्या बिसात थी, आज जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पहुँचने की मेरी कोई बिसातें नहीं थी। सफलता का कोई शॉर्टकट होता है? सफलता का शॉर्टकट जो होता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं जब आ रहा था अभी अमेठी तो लोगों से आपके बारे में पूछा तो लोगों ने कहा नहीं है वो 27 में विधायक बनने वाले हैं। तो क्या ऐसा मूड है कुछ 27 में? देखिए, इच्छा, आपने कहा ना कि आपकी इच्छा तो सबकी होती है, जहाँ पे है उससे 2 कदम आगे चलें। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि आपने किससे पूछा, मैं तो नहीं जानता हूँ। अब जनता जो स्वयं बोल रही है उसके पीछे भी धरातल पे कुछ होता है। जैसे मैं ईमानदारी से चैरिटी करता हूँ, 2 क्रिटिकल एम्बुलेंस चलाता हूँ, जी, पूरे जनपद में कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है, लावारिस लाश मिलती है, तो उसका अंतिम संस्कार मैं स्वयं अपने निजी फंड से करवाता हूँ। क्या बात। पूरे जनपद में, ये पुलिस विभाग में सबको मालूम। 14 थानों में जहाँ भी कोई इस तरह लाश होती है वो मेरे पास सूचना आती है, उसका अंतिम संस्कार का व्यवस्था है। अमेठी सदर में जहाँ पे लोग कह रहे थे आप विधायक बनने वाले हैं 27 में, तो यदि आप विधायक बनते हैं तो क्या लगता है अभी अमेठी सदर में किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है और आप उन पर काम करें? देखिए, यह सरकार हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि चिकित्सा में जितना काम हमने देखा इन 5-7 सालों में, इतना हमने कभी नहीं देखा। आज जनपद के प्रत्येक अस्पताल में आपको 1 रुपए के पर्चे पे अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, डायलिसिस, ये सब मिलेगा। महंगी महंगी दवाएं आपको मिलेंगी, इसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज भी प्राइवेट अस्पताल में भीड़ ज्यादा रहती है, सरकारी में लोग एडमिट नहीं होते। किसी सीएससी में मैंने नहीं देखा कि कोई भर्ती हो पेशेंट। मैं बताऊं, ऐसा झोला छाप डॉक्टर के पास भी लाइन लगी है पेशेंट की। 140 करोड़ का देश है जी, ठीक है ना, तो अपना अपना विश्वास होता है। लेकिन जहां तक आपने कहा, मैं अमेठी सीएससी की बात कर रहा हूँ, 700 से 800 पर डे ओपीडी होती है। अच्छा, तो यहाँ मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ अलग है कुछ? नहीं, हर जगह ये व्यवस्था है। लेकिन अब जैसे बड़े लोग, अमीरों को सोच ले, आप जो जूता पहने हैं जी, 12 लाख का भी आता है जूता, बिल्कुल। 2000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है। आलू होती है, आलू 3 प्रकार की बिकती है। अब आप कहेंगे ये कैसे? एक आलू बिकती है जो छांट के एक साइज की बिकती है, उसका रेट दूसरा होता है। एक आलू बिकती है जो छोटी बड़ी सब मिक्स होती है, उसका रेट दूसरा होता है। एक आलू होती है जो गड़ी रहती है, वो दौरी और पलरे में भर के कुतुआ दी जाती है, उसका रेट दूसरा होता है। उसको खाने वाला आदमी ले जाता है, जो सड़ा होता है उसको चाकू से काट के अलग करता है, जो होता है उसको अलग खाता है। क्या तो बात सबका अलग अलग नजरिया है भाई। जमीन से जब कोई ऊपर उठता है तो इस तरह का अनुभव उनके साथ हमेशा चलता है। आपको पता है कि काट कर उसको अलग करके बनाया है। खूब देखा हूँ उसको। मैं उसी सवाल पे आता हूँ, विधायक बनेंगे तो अमेठी सदर में क्या बदलाव करेंगे? देखिए, मैं अगर विधायक बनता हूँ, जनता मुझे आशीर्वाद देती है, पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, तो मैं विधायक होने के बाद क्षेत्र के उन बच्चों के भविष्य को पुष्ट करने के लिए अपनी एनर्जी लगाऊंगा जो अभाव में जी रहे हैं। मुझे विधायक निधि से, सरकारी तंत्र से अपने बच्चों को पुष्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या बात है। आपने अभी कहा कि पार्टियां पर भरोसा करें, आप भाजपा से हैं इस वक्त, लेकिन क्या ये सच है कि कभी चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव जी और उन्होंने आपको फ़ोन किया था और आप उनके फ़ोन पर गए थे, फिर समाजवादी ज्वाइन किया था? 2007 की बात, 7 साल में समाजवादी में रहा और पूरी ईमानदारी से रहा। उस समय जब हमने सपा ज्वाइन किया था तो बसपा की तपती हुई सरकार का पूरे 5 साल विरोध किया था, और 2012 में जब अखिलेश जी सरकार में आए और 14 के चुनाव में मैं स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रभक्ति थी, मैंने स्मृति ईरानी जी यहाँ चुनाव लड़ने आई, मैंने उनको सपोर्ट किया। और मुझसे जब पार्टी के लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही, और कांग्रेस हमको अगर प्रिय होती तो मैं कांग्रेस का झंडा उठाए रहता। इसलिए मैं राष्ट्रभक्ति में मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं स्वयंसेवक हूँ।
मैंने स्मृति ईरानी को सपोर्ट किया। और उस समय का रोड शो जो पूरे देश में चर्चा हुआ नितिन गडकरी का, वह रोड शो मैंने मैनेज किया था। क्या बात है। हाँ। कभी राजनीति में उसी के बाद 14 में के चुनाव में जब स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव लड़ी, अच्छा वोट पाई, लेकिन चुनाव हार गई, तो मुझको गायत्री प्रजापति ने शासन करवाया। और 14 के बाद 17 तक गायत्री प्रजापति हमारे धुर विरोधी रहे। मैंने उनका ही राजनीतिक विरोध को झेला और भाजपा के लिए काम किया। और 19 के चुनाव में जिसमें स्मृति ईरानी चुनाव जीती, मैं उनका चुनाव संयोजक था। पूरा चुनाव मेरे ही यहीं से लड़ा गया, अमेठी से और मेरे गेस्ट हाउस से, और राहुल गांधी चुनाव हारे। सर आजकल बर्थडे सेलिब्रेशन का बहुत चलन है, तो लेकिन इसे दो तरह से लोग देखते हैं। एक तो लोगों का यह मानना है कि जब बर्थडे आता है तब हमारा 1 वर्ष कम हो जाता है, और दूसरे हैं कि वो बर्थडे पर उत्सव मनाते हैं। तो जब आपका बर्थडे आता है, चूँकि आप धार्मिक हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल भी हैं, तो जब आपका जन्मदिन आता है तब आप उसे किस तरह देखते हैं? मैं केक काट के मोमबत्ती को फूंक मार के बुताता नहीं। मैं अपने जन्मदिन पे एक आकलन करता हूँ कि मेरी हैसियत का आदमी जन्मदिन में कितना पैसा खर्च करेगा। कितना करते हैं? उस आकलन को अब इस जन्मदिन पे हमने करीब 15 लाख रुपया खर्च किया था। उसमें 9 बच्चियों को शादी को 1,51,51,000 का अनुदान दिया था, और 6-7 लोगों जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे उनका प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करवाया था। 3-4 परिवार ऐसे आए थे मेरे पास जिनके यहाँ खाद्यान्न की संकट था, उनको भरपेट भोजन के लिए कम 2 महीने के राशन की किट और कपड़ा उपलब्ध कराया। आप ये मानते हैं और कि ये मैं प्रतिवर्ष करता हूँ। और यही नहीं, मैं हर त्योहार अभावग्रस्त लोगों के साथ उनको खुशी बांट करके तब मैं खुशी मनाता हूँ। वो चाहे दीपावली हो, होली हो, हर नवरात्र, सर्दी नवरात्र जो होती है, नवरात्र के 10वें दिन हमारे यहाँ दशहरा होता है, 11वें दिन भरत मिलाप होता है। भरत मिलाप में 9 बिना माँ बाप की बच्चियों को भरत मिलाप के मंच पे ला करके उनको ससम्मान पुरस्कृत करता हूँ, और 1,51,000 रुपया उनकी शादी के विदाई का पूरे विधि विधान से 1,51,000 प्रत्येक कन्या को अनुदान देता हूँ। ये मेरा त्योहार और जन्मदिन मनाने का। सर, लेकिन मैं आपकी सोच जानना चाह रहा था कि आप इतने वर्ष के आज हो गए, यह सोचकर खुशी मनाते हैं, या आज से आपका 1 वर्ष कम हो गया जीवन का, इस बात को लेकर आप कुछ देखो अब ऐसा है भैया, मैं इसको इस तरह मनाता हूँ कि 90 साल का बूढ़ा भी अगर है, खाट पे पड़ा है, खांस रहा है, तो वो भी अगली दीपावली के लिए आपसे कहता है कि भैया अगली दीपावली मुलाकात। जी, इसलिए मौत तो सबसे सत्य है, मौत तो अकाट सत्य है, लेकिन 90 साल का बूढ़ा भी खांसता हुआ वो भी अगली दीपावली के लिए आपको शुभेच्छा देता है। इसका मतलब ये मनाता है कि अगली दीपावली मुलाकात होगी। सर, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि आपकी तरह यदि हमारा कोई भी युवा देश का सफल बनना चाहता हो, या बिजनेस लाइन में आना चाह रहा हो, या स्टार्टअप कर रहा हो, तो ऐसी कौन सी एक गलती है जो उसे कतई नहीं करनी चाहिए? उसे बड़ा घराना देख के उसकी तरह चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी तरह बनने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। क्या बात है सर। अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर खेलेंगे जिसमें आपको शॉर्ट उत्तर देना होगा। सर, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खुशी या पैसा? खुशी। आपका सर फेवरेट खाना क्या है? और शाकाहारी। सबसे अच्छा कौन सी डिश है जो आपको पसंद है बहुत ज़्यादा? चूल्हे की रोटी और चोखा। सर, अगर कभी आप हैं किचन में और संयोग से वहाँ पे राजेश मसाला का डिब्बा नहीं है किचन में, तब आप कौन सा मसाला यूज़ करेंगे? उसकी जगह पर कोई दूसरा मसाला रखा है या कई मसाला रखे हैं, तो कौन सा मसाला आप यूज़ करेंगे हमारे इसके अलावा? भारतीय खान पान में बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें मसाले का प्रयोग नहीं होता। भिंडी है, नेनुआ है, लौकी है, जिसको लोग दूधिया बोलते हैं। सर, आपका फेवरेट हीरो कौन है? सनी देओल। सर, अगर राजनीति और बिजनेस में से किसी एक को आपको चुनना होगा तो कौन, क्या चुनेंगे? बिजनेस। क्यों? मैं बिजनेस से समाज की सोशल एक्टिविटी भी कर लेता हूँ, और बिजनेस से राजस्व दे करके राष्ट्र की भी सेवा कर लेता हूँ, और बिजनेस से ही अनएम्प्लॉय को रोजगार दे करके उनकी भी सेवा कर लेता हूँ।
सर अगर देश का पीएम या प्रदेश का सीएम आपको बना दिया जाए तो आप सबसे पहले किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे जिसमें आप देख रहे हो कि बहुत बदलाव की जरूरत है? कौन सा विभाग, कौन सा क्षेत्र? देखिए ऐसा है कि उस घाट को अभी मैं नहीं देख रहा हूँ जहाँ हमें जाने की कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। मैं भी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी मानते हैं आप? देखिए कमी तो विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। आप बता दीजिए हमें, कोई कितना भी बड़ा रईस हो और कितना भी गरीब हो, आप दोनों के पास पहुंचिए तो एक रोएगा जिसके पास गाड़ियां हैं उसके पास चापर नहीं, चापर है उसके पास चार्टर प्लेन नहीं, और झोपड़ी में चले जाओ तो वो कहेगा यार 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं है। एक कमरा बन जाए जो पानी बरसे तो इसमें भूलना है, ऐसा भी कमरा हो जाओ। सर आप सबसे ज्यादा अपने जीवन में खुश कब हुए थे? सबसे ज़्यादा मैं अपने जीवन में खुश हुआ जिस दिन अपनी माँ को, जो बीमार अवस्था में थी, व्हील चेयर पर बैठा के प्रयागराज अर्धकुंभ का स्नान करवाया और उनको ला करके घर पर दीदी रितंभरा जी की भागवत कथा करवाई, और मैं उस दौरान लगातार 9 दिनों तक उनके साथ, और उसमें 1.25 से 1.5 लाख लोग उस ब्रह्मभोज में आए। और मेरी माँ उस दिन जितना आनंद का अनुभूत किया, मैं उसको आत्मसात कर रहा हूँ। सर सबसे ज्यादा दुखी कब हुए थे? जिस दिन मेरी माता का छाया उठा, मेरे पिताजी का साथ छूटा, उस दिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ। कोई कष्ट इसलिए हुआ कि उन्होंने अभाव में मुझे चलना सिखाया, अभाव में मेरी हर आवश्यकताओं को पूरा किया, और जब उनको सुख का समय हुआ तो मेरे पिता मेरे साथ नहीं थे। सर कोई एक बड़ी कमी जो आपको खलती हो हमेशा? माता पिता कमी सबको करती है, उनको भी करती है। सर सपना क्या है आपका, ड्रीम क्या है आगे? ड्रीम हमारा यही है, जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उसे चलता जाऊँ। आज हमारे यहाँ 32 से 40 लोग काम कर रहे हैं, 5 साल में 10,000 लोग काम करें, 10,000 लोगों में के घरों में खुशी के दीपक जले, उनका परिवार सुखी हो, और अपने एम्प्लाई के लिए मैं एक अच्छे अस्पताल का और एक अच्छे स्कूल का निर्माण करूं जिसमें उनके बच्चे पढ़ें लिखें, स्वास्थ्य लाभ करें। यही मेरी विजन है। आपके बिजनेस में आपका कंपटीशन किससे है? देखिए कंपटीटर तो बहुत हैं, सबके कोई हैं, बड़ा कंपटीटर जो कोई एक? सबके हैं, सब हैं। आप बताइए, सबसे बड़ा नाम टाटा का है, उनके कंपटीटर नहीं है? हमारे भी कंपटीटर। लेकिन मैं अपना काम अपने नजरिए से करता हूँ, किसी दूसरे की अंपायर को देख के मैं उस सर नहीं पीटता हूँ, उससे आगे अंपायर खड़ा करने के लिए जुगत करता हूँ ईमानदारी वाली, और उससे आगे निकलने का 360 दिन 24 घंटा लगा रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको यह पॉडकास्ट अब तक के सारे पॉडकास्टों में से बेहद अलग और प्रेरणादायी लगा हो, आप लोगों को पसंद आया हो। ऐसी उम्मीद के साथ इस पॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और हमारे उन तमाम युवा साथी जो बड़े बड़े सपने को संजोए हुए हैं अपने दिलों में, वह लोग इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखेंगे और जीवन में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करेंगे। जल्द मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यूपी लाइव। जय हिंद, जय भारत।